हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एनआईओएस की क्लास 12th की होम साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे हम किसी पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखते हैं, कैसे हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहली जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो देखो, प्रोटीन और एनर्जी की कमी से ये डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये क्यों होती हैं? या तो एनर्जी और प्रोटीन की कमी है या सिर्फ आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है, ठीक है। दोनों की कमी से भी हो सकती है और सिर्फ प्रोटीन की कमी से भी हो सकती हैं ये दोनों, और ये जनरली छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यू मे आस्क हाउ आर प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी रिलेटेड। तो आप ये सोच सकते हो कि कैसे प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी जो है वो रिलेटेड है। तो देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि एनर्जी डेफिशिएंसी कैन कॉज प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी है तो धीरे धीरे उसके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही। फिर वो एनर्जी किससे लेना शुरू कर देगा? प्रोटीन से लेना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रोटीन का सेकेंडरी वर्क एनर्जी देना है। फर्स्ट वर्क उसका क्या है? बॉडी को बनाना, बॉडी के जो भी टूट फूट हैं उसको मरम्मत करना, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है प्रोटीन। लेकिन अगर एनर्जी नहीं मिल रही है बॉडी को तो एनर्जी भी देता है प्रोटीन, ठीक है। तो इस वजह से अगर इंसान को, बच्चे को फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्रोटीन किससे लेना शुरू कर देगा? फिर वो एनर्जी किससे लेना शुरू कर देगा? प्रोटीन से लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन अपना मेन वर्क नहीं कर पाएगा। मेन वर्क उसका क्या है? बॉडी बिल्डिंग का, जो कि वो नहीं कर पाएगा और फिर प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होने लगेगी। इस तरह से प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है लो एनर्जी। लो एनर्जी मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और फैट इनटेक क्या है? कम है। और ये किसकी तरफ ले जाएगा? एनर्जी की कमी हो जाएगी। अगर लो एनर्जी है तो भाई बॉडी में एनर्जी की कमी होगी ही। और अगर एनर्जी की कमी होगी तो बॉडी फिर किसको यूज़ करेगी एनर्जी के लिए? प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट तो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो किसको यूज़ करेगी? प्रोटीन को। और प्रोटीन को यूज़ करने लगेगी जब एनर्जी के लिए, तो बॉडी में फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो दो रोगों को जन्म देता है। पहला है मरासमस, दूसरा है क्वाशियोरकर, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ मसल आर सीन इन बोथ मरासमस एज वेल एज क्वाशियोरकर। तो मसल्स की कमी होगी, मतलब बच्चा देखने में पतला दुबला लगेगा, उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। और ये दोनों भी चीज़ें देखी जाती हैं मरासमस में भी और क्वाशियोरकर में भी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ना कि दोनों रिलेटेड हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी पक्का होगी। तो अब हम यहाँ पे मरासमस और क्वाशियोरकर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉज की बात करेंगे कि कारण क्या है, क्यों मरासमस होता है। तो जब एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है तब मरासमस होता है। लेकिन प्रोटीन जब अकेला कम पड़ता है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर होता है। तो मतलब क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? खाली प्रोटीन की कमी से होता है। लेकिन मरासमस एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। एज ग्रुप की बात करें तो मरासमस जो है वो 12 मंथ्स के बच्चे हैं जो हैं उनको ही होता है, मतलब जो 12 मंथ तक के बच्चे होते हैं उनको होता है, उसके बाद ये उतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्वाशियोरकर यंग चिल्ड्रन को होता है, 1 से 3 साल के बच्चों के बीच में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या है? देखो, मरासमस में क्या है कि लूज एंड रिंकल्ड स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ फैट बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे फैट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो टाइट नहीं लगती, लूज लगती है, रिंकल पड़ जाते हैं स्किन पे, ठीक है। और फिर क्या है? श्रंकन एब्डोमेन, जो पेट वाला एरिया है वो एकदम पतला हो जाता है। हंगर, भूख ज़्यादा लगती है, डायरिया भी देखने को मिलता है।
और जब हम क्वाशियोरकर के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बॉडी सूखती नहीं है, बल्कि इसमें पानी भर जाने की वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ओडिमा हो जाता है। ओडिमा में क्या होता है, बॉडी सूजने लगती है। देखो लिखा है ना, ओडिमा स्वेलिंग ड्यू टू वाटर एक्युमुलेशन इन बॉडी स्पेशली ऑन फेस, आर्म्स एंड लेग्स। तो फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे क्या होता है कि पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है इन बॉडी पार्ट में। पॉट बेली मतलब जो पेट है ना वो मटके की तरह हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब यहाँ पे भूख नहीं लगेगी। स्किन रैश विथ टेंड्स टू पील ऑफ, स्किन क्या हो जाएगी, इस पर रैशेस पड़ेंगे। ठीक है। लाइट कलर हेयर विच आर ईजी टू पुल, और जो बाल हैं बच्चे के वो लाइट कलर के हो जाएंगे, मतलब वो थोड़ा ब्राउन दिखने लगेंगे, गोल्डन कलर के दिखने लगेंगे। और बाल अगर पकड़ के कोई खींचेगा तो निकलने भी लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे। लिवर इनलार्जमेंट, और इन बच्चों का लिवर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लिवर बड़ा होने लगता है। तो इस तरह से क्वाशियोरकर और मरासमस में डिफरेंस यहाँ पे हमने देखा। दीज आर द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ PEM। तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है प्रोटीन एनर्जी की तो ये रोग देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। द माइल्डर फॉर्म्स ऑफ PEM आर मच मोर कॉमन। देखो PEM ना थोड़ा मोड़ा होता ही है बच्चों में, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो मतलब गरीब बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और कॉमन भी है अगर ये माइल्डर फॉर्म में है, उतना ज़्यादा भयंकर नहीं है तो। और लेकिन देखो भले ही कॉमन हो, भले ही ये छोटी फॉर्म में हो, माइल्डर फॉर्म में हो, लेकिन फिर भी अगर प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो रही है बच्चे की बॉडी में तो अदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है, और फिर कई सारे इन्फेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर आप खाने में विटामिन ए कम खाओगे तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, सबसे पहला तो आँखों पे इसका असर पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम जो विटामिन ए की कमी से देखने को मिलती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं। दैट इज़ इनएबिलिटी टू सी व्हेन इट इज़ डार्क। तो जैसे ही अंधेरा होता है हमें दिखाई नहीं देता, उसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट लीड्स टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। अगर इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो हो सकता है ये पूरी तरह से अंधा बना दे। ड्राइंग ऑफ द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। अगर विटामिन ए की कमी है ना तो जो आँखों का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है ना वो सूखने लगता है, उसमें पानी की कमी होने लगती है। इंक्रीज रेट ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर विटामिन ए की कमी है तो। हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। थर्ड है एनीमिया। एनीमिया आपको पता है ये क्यों होता है, ये खून की कमी से होता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल खून में कम हो जाता है तो अनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेड कलर का पिगमेंट है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है हमारे फेफड़ों से और फिर उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचाता है। हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीजेज व्हेन आयरन इज डेफिशिएंट इन द डाइट। अगर हम आयरन कम खा रहे हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी और इससे अनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अब ये जो अनीमिया है ना, ये खाली आयरन की कमी से ही नहीं होता, ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से भी होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो देखो आपको वीकनेस लगेगी। हो सकता है जो पर्सन जिसको अनीमिया है वो थका थका सा फील करे। हो सकता है उसकी सांसें उतने अच्छे से ना चले, उसको सांसें भारी आएँ, वो आराम से सांस ना ले पाए, सांस फूलने लगे, भूख कम लगे। पेलनेस ऑफ टंग, वाइट पोर्शन ऑफ आई एंड नेल बेड्स। तो जो टंग है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ी सी पेल हो जाती है। आई का जो वाइट पोर्शन है वो भी पीला पीला लगने लगता है, और जो नेल्स है ना वो भी पीले दिखने लगते हैं, उसमें भी जो उसकी रेडनेस है ना वो ख़त्म होने लगती है।
और ऐसा भी लगता है जैसे हमारे पैर और हाथ की उंगलियों में, स्पेशली पैर के अंगूठे और उंगलियों में कोई सुइयां चुभा रहा है, उस तरह का फीलिंग भी आता है। ब्रिटल एंड स्पून शेप्ड नेल्स, जो नेल्स है ना वो हमारे वो स्पून के शेप के हो जाते हैं, चम्मच की तरह हो जाते हैं, थोड़े से मुड़े मुड़े हो जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू वर्क डिक्रीज कंसिडरेबली, तो जो इंसान के काम करने की कैपेसिटी है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है अगर एनीमिया है तो। फोर्थ है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन देखो आपको पता है ये किससे बनता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का एक कंपोनेंट है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। दिस हार्मोन कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी, और अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी नहीं बनेगा। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि हमारे बॉडी का जो टूट फूट हो रही है उसके लिए जो भी एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी प्रॉपर उस बॉडी को मिल रही है या नहीं, ठीक है। तो मतलब हमारे बॉडी की सारी जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, इसके लिए जो है हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ मोस्ट कॉमनली सीन एज गॉइटर इन एडल्ट एंड क्रिटिनिज्म इन यंग चिल्ड्रन। तो आयोडीन की कमी से जनरली गॉइटर नामक रोग देखने को मिलता है एडल्ट्स में। गॉइटर क्या है, घेंघा। और छोटे बच्चों में क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है, बौनापन देखने को मिलता है। हो सकता है छोटे बच्चों की हाइट ही ना बढ़े अगर आयोडीन की कमी है तो। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आयोडीन की कमी है तो इसका बुरा असर मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ पे पड़ेगा। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर नॉट द ओनली प्रॉब्लम ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये सारे तो जो प्रॉब्लम हैं वो हैं ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि आयोडीन की कमी से होते हैं। तो साइंस और सिम्टम्स के बताए गए हैं कि कैसे पता चलेगा कि आयोडीन की कमी है। तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो इनका जो नेक है वो फूल जाएगा, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं, और इंसान जो है मोटा होने लगेगा, और इंसान थका हुआ भी फील करेगा, वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और स्किन जो है ना उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्किन भी ख़राब होने लगेगी। और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, मेंटल ग्रोथ भी रुक जाएगी, मतलब उनका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। स्पीच एंड हियरिंग डिफेक्ट्स, हो सकता है बच्चे को बोलने में और सुनने में भी प्रॉब्लम होने लगे। और नर्व्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं, मसल्स से, मांसपेशियों से रिलेटेड डिसऑर्डर भी होने लगते हैं। मांसपेशियाँ भी उतने अच्छे से काम नहीं करती और इनका मूवमेंट भी बच्चे के कंट्रोल में नहीं रह पाता, ठीक है। तो जो मांसपेशियाँ वगैरह हैं उनका मूवमेंट कंट्रोल में रहे, इसके लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्टिविटी दी गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। देखो बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ अभी हमने पढ़ी, और इन डिजीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं लगभग सभी एज ग्रुप्स में। तो इनसे लड़ने के लिए हमारे देश में बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट नो दैट विद द लिटिल केयर दीज डिजीज़ कैन बी अवॉइडेड। और हमें पता है कि अगर थोड़ी सी भी हम केयर कर लेना तो इन डिजीज़ से बचा जा सकता है। In order to control this situation, several national nutrition programs have been launched in our country. तो ये भी मैंने बताया ना अभी कि इन सब डिजीज़ से लड़ने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हमारी कंट्री में चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स को, जो भी ऐसे ग्रुप्स जो लगता है कि हाँ इनमें ये प्रॉब्लम्स होने की समस्या ज़्यादा है, उन ग्रुप्स को फ़ायदा इसमें दिया जाता है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल प्रॉब्लम्स कौन सी है जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ससेप्टेबल का मतलब है कि अति संवेदनशील, कि सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। तो देखो जो यंग चिल्ड्रंस में भी देखने को मिलती है ऐसी प्रॉब्लम एडोलसेंस, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, इन सब में देखने को मिलती है। उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है ताकि इन प्रॉब्लम्स को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम से बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं बेसिकली किनको, यंग चिल्ड्रन को, एडोलसेंट्स को और
प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के नाम यहाँ पे बताए गए हैं जो कि नेशनल लेवल पे चलाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ICDS हो गया, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। सेकंड है मिड डे मील प्रोग्राम। थर्ड है नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है। फोर्थ है नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको NNACP बोलते हैं। ये एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके बाद आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से जो जो डिसऑर्डर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए NIDDCP चलाया जा रहा है, जिसको हम नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे पहले ICDS के बारे में पढ़ेंगे, जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ये योजना जो है चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे ही हैं, आज के बच्चे ही हमारे कल का क्या है, भविष्य है। तो अगर हम इनको हेल्दी नहीं रखेंगे तो हमें कल अच्छे हेल्दी एडल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें बच्चों को हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो अगर बच्चे अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो वो हेल्दी भी नहीं रहेंगे, और अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। Similarly, if a child is suffering from diarrhea, supplementary feeding will not be beneficial and it will not lead to improvement in the nutritional status of a child. देखो, अगर छोटे बच्चे को डायरिया हो गया तो उसको मदर के मिल्क के अलावा सप्लीमेंट्री फीडिंग भी कराई जाती है, ऊपर से भी कुछ खिलाया जाता है। तो अगर बच्चे को डायरिया हो गया तो उसको जो भी ऊपर से खिलाया जा रहा है वो उसको फ़ायदा नहीं करेगा और बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस में कोई भी सुधार नहीं होगा। मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है ना वो होती ही जाएगी, कभी भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाएंगे। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टुगेदर एज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ सर्विस। इसी वजह से बच्चे को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ हेल्थ केयर भी देनी है और उसे एजुकेशन भी देनी है, और इसी चीज़ को ध्यान में रख के ICDS प्रोग्राम को हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया और बहुत ही सक्सेसफुली ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में चल भी रहा है। It has been successful because all the components essential for growth and development of the child are included in it। और क्यों ये सक्सेसफुल है? क्योंकि जो भी चीज़ें एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए चाहिए ना, वो सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ICDS क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर हम हेल्थ की फील्ड में देखें तो ये इम्यूनाइजेशन भी देता है, मतलब बच्चे को इम्यूनिटी मिले इसलिए भी ये कोशिश करता है, इंजेक्शन वगैरह लगवाता है, बच्चे को जो भी एंटीबायोटिक्स है ये सब दी जाती हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। हेल्थ चेकअप्स कराए जाते हैं, बच्चे के रेगुलर चेकअप होते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, और उसको जितनी भी ज़रूरी सर्विसेज है ना वो उसको दी जाती हैं। और अगर ICDS के अंडर वो सर्विस नहीं भी आ रही है तभी भी बच्चे को रेफ़र कराया जाता है उस सर्विस के लिए, मतलब बताया जाता है कि बच्चे को ये सर्विस देनी चाहिए, और ICDS उसके लिए कोशिश भी करता है कि वो सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाए। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उसकी ट्रीटमेंट भी ICDS के अंदर होती है। उसके बाद अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सप्लीमेंट्री फीडिंग कराई जाती है बच्चे को माँ के दूध के अलावा, घर के खाने के अलावा और भी अलग से जो भी अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो ऐसे चीज़ें खिलाए जाते हैं जिससे बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो सके। उसकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग होती है और उसकी ग्रोथ को प्रमोट भी किया जाता है, मतलब बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा रहे, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी बच्चे को दी जाती है, बच्चे को ही नहीं बच्चे के पेरेंट को भी, मतलब बच्चे की माँ को स्पेशली ये जो है एजुकेशन दी जाती है कि बच्चे को कैसे अच्छा खाना दिया जाए, कैसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए जाए ताकि बच्चे की हेल्थ पे उसका अच्छा असर पड़े। इसके अलावा बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्री स्कूल एजुकेशन भी दी जाती है, मतलब बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी किया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा जब स्कूल जाए तो उसको कुछ ना आता हो, उसको इतना बना दिया जाता है इस लायक कि बच्चा स्कूल में बैठने के काबिल हो जाए, बच्चे को चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से लेकर 6 साल के बच्चे को शामिल किया जाता है, उसको प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। उसको नर्सरी में जैसे पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, वैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। कन्वर्जेंस क्या है, मतलब
मतलब इसमें और कौन कौन सी सर्विसेज को शामिल किया गया है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की भी व्यवस्था की गई है, पर्यावरण की जो साफ़ सफाई है उसके लिए भी बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी प्रोग्राम्स चलाता है, और नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन भी देता है बच्चे को। ठीक है, बच्चे को पूरा सिखाया जाता है, मतलब उसको बेसिक जो जो चीज़ें स्कूल जाने से पहले ज़रूरी है उसको वो सब सिखाई जाती है। एडल्ट लिटरेसी के लिए भी ये काम करता है। जो महिलाएं आती हैं आईसीडीएस के अंदर, जैसे वो लैक्टेटिंग मदर हो गई या प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, उनको भी अगर वो अनपढ़ हैं तो उनको भी पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको भी लिटरेसी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, द सर्विस अंडर द आईसीडीएस स्कीम आर प्रोवाइडेड एट सेंटर्स कॉल्ड आंगनवाड़ीज। तो अब आईसीडीएस की स्कीम किसके अंडर दी जाएगी, मतलब इसके लिए कुछ सेंटर्स तो बनाए जाएंगे ना जिसमें सुविधाएं दी जाएंगी। तो आंगनवाड़ी, आपने सुना होगा आंगनवाड़ी के सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स के थ्रू आईसीडीएस क्या करता है, अपनी सुविधा देता है। तो आंगनवाड़ी किसके अंदर आता है, आईसीडीएस के अंदर ही आता है। ठीक है, द हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइड एट द चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, और इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स भी आईसीडीएस के अंदर आते हैं, जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, उनकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग होती रहती है। हैव यू एवर विजिटेड अ CHC? क्या आपने कभी चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स पे विजिट किया है? अब इनको क्या कहा जाता है, इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स हैं इनको ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी कहा जाता है। तो क्या आप कभी अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे गए हो? If yes, you must have seen that besides providing health services like immunization, health checkups, treatment of minor illness, the CHCs also provide referral services. तो देखो, अगर आप गए हो पीएचसी पे या सीएचसी पे, तो आपने देखा होगा कि जो भी इम्यूनिटी के लिए प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं, टीकाकरण वगैरह करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये रिफरल सर्विसेज भी देते हैं। क्या होती है रिफरल सर्विसेज? रिफरल सर्विसेज मीन्स दैट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ही शी इज रिफर्ड टू अ बिगर हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे बच्चों को बड़े हॉस्पिटल में भी रेफ़र किया जाता है। ठीक है, तो रेफरल सर्विसेज भी ये देते हैं। तो जब ये पीएचसी रेफ़र करते हैं इनको बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कुछ खर्चा जो है वो कम हो जाता है। तो रेफरल सर्विसेज देने का काम भी पीएचसी करते हैं। अब बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग आईसीडीएस के अंदर आते हैं, कौन से लोग हैं जो कि सीएचसी के अंदर आते हैं या पीएचसी के अंदर आते हैं जिनको हेल्थ सर्विसेज दी जाती है। तो देखो, आईसीडीएस के अंतर्गत 6 साल से कम के बच्चे आते हैं, एडोलसेंस गर्ल्स आती हैं, जो किशोरावस्था वाली लड़कियां होती हैं 11 से 18 साल की, वो भी इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स भी आती हैं, और 15 से 45 साल की जितनी भी वुमेन है ना, सब इसके अंदर आती हैं, सबको इसमें शामिल किया जाता है। सेकेंड प्रोग्राम है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम। तो देखो, ये क्यों चलाया गया है? ये इसलिए चलाया गया है ताकि बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड भी मिल सके, मतलब बच्चे को जो खाना नहीं मिल पा रहा है घर पे, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो इनको स्कूल में मिल सके। और ये किनको दिया जाता है? 6 से 11 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। और बदले में स्कूल ये इंश्योर करता है कि बच्चे की जो अटेंडेंस है ना स्कूल में, वो अच्छी हो सके, क्योंकि अगर खाना मिलेगा बच्चे को पेट भर के, तो बच्चा उस खाने की वजह से भी स्कूल जाएगा। तो मिड डे मील इसीलिए चलाया गया कि बच्चे को खाना भी मिल पाए पेट भर, और बच्चा उस खाने के लालच में स्कूल भी आए, इस तरह से बच्चा अच्छे से स्कूल अटेंड करे, उसकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन उसको मिल पाए। ठीक है, थर्ड प्रोग्राम है नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की कमी से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसकी बात करेंगे। तो इसका एम क्या हुआ, आपको पता ही है, विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को कम करना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? तो पहला तो ये कि यहाँ पे विटामिन ए जो वाले फूड हैं उनके कंजम्पशन को प्रमोट किया जाता है, मतलब लोगों को ये मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए वाले फूड खाएं। सेकंड है, ये क्या करते हैं, विटामिन ए के डोजेस को देते हैं ओरली, मतलब ओरली बच्चों को दवा के थ्रू क्या किया जाता है, विटामिन ए का डोज दिया जाता है। ये किन बच्चों को दिया जाता है? 6 मंथ से लेके 5 साल के बच्चों को ये डोज दिया जाता है। बेनिफिशियरी कौन है इसके? तो 6 से लेके 5 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं, प्रेग्नेंट और
लैक्टेटिंग मदर आती हैं, साथ ही साथ सारी वुमेन जो कि 15 से 45 साल के अंदर की हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। फोर्थ हमारा प्रोग्राम है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम NNACP। यहाँ पे क्या है, एनीमिया को कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो लोगों के अंदर खास करके अडोलसेंट गर्ल जो होती हैं और वुमेन होती हैं उनके अंदर जो खून की कमी होती है वो उसको कंट्रोल करने की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका एम क्या है कि खून की कमी ना हो। एनीमिया का मतलब ही है खून की कमी होना, तो खून की कमी बच्चों के मतलब औरतों के अंदर और लड़कियों के अंदर ना हो। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसके अंतर्गत पहला तो ये है कि प्रमोट किया जाता है आयरन रिच फूड के खान पान को, मतलब लोगों को प्रमोट किया जाता है कि वो आयरन रिच फूड खाएं। इसके अलावा जो भी आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स हैं ना वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब ऊपर से लोगों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं ताकि अगर खाने में इनको आयरन और फोलिक एसिड नहीं मिल पा रहा है तो दवा के थ्रू इनको मिले और इनके अंदर आयरन और फोलिक एसिड की कमी ना हो। इस प्रोग्राम के अंदर अनीमिया के जो केसेस देखे जा रहे हैं उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, किनको इनमें शामिल किया गया है, तो 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। प्रेग्नेंट और वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को इसमें शामिल किया गया है। लैक्टेटिंग मदर्स का मतलब वो है कि जो माँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उनको लैक्टेटिंग मदर्स बोलते हैं। और जितनी भी वुमेन है 15 से 45 साल की उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद फिफ्थ प्रोग्राम है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम NIDDCP बोलते हैं। इसमें क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चों में प्रॉब्लम ना हो। बच्चों का होता है ना शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है अगर उनके अंदर आयोडीन की कमी होती है। तो औरतों में घेंघा हो जाता है, गॉइटर जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो लिखा है द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डिक्रीज द प्रिवलेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन आवर कंट्री बाय प्रोवाइडिंग आयोडीन इन द कॉमन सॉल्ट, जिसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो मतलब आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए लोगों को मनाया जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए ताकि उनके अंदर आयोडीन की कमी ना हो। ठीक है, तो ये सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीज़ें, तो इसमें सबसे पहले तो ये जितनी भी आयोडीन की कमी से प्रॉब्लम हो रही है उसका पता लगाया जाता है और फिर ये कोशिश की जाती है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट को ही प्रोड्यूस भी किया जाए और उसकी सप्लाई भी हो सके। टू टेक क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर सप्लाई ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आयोडाइज सॉल्ट टू द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छा आयोडाइज्ड सॉल्ट मिल सके, अच्छी क्वालिटी का आयोडाइज्ड सॉल्ट मिल सके, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए मेजर्स भी किए जा रहे हैं, मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं कि क्वालिटी में कोई खराबी ना हो, अच्छी क्वालिटी का आयोडाइज्ड सॉल्ट मिले। The government is ensuring that all the salt that is produced in our country is iodized before it reaches the consumers। तो गवर्नमेंट भी ये इंश्योर कर रही है कि कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले जितने भी सॉल्ट हमारे देश में बन रहे हैं सबको आयोडाइज्ड बनाया जाए। स्टेप्स आर ऑल्सो टेकन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट्स, और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों के अंदर जागरूकता लाया जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाएं। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम हो गए। अब इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, क्वेश्चंस हैं और फिर यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है, मतलब यहाँ पे समरी है पूरे चैप्टर का, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, आपने न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में पढ़ा, आपने नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस पढ़ा कि कैसे नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम बनाए रख सकते हैं नॉर्मल फूड खा के। नॉर्मल अगर फूड हम खा रहे हो और नॉर्मली उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो नॉर्मल है। माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हम किसको कहेंगे, जब हम खाना इम्बैलेंस्ड खा रहे हैं, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो रहा है। माल न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है, वो हमने पढ़ा था, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी, ओवर न्यूट्रिशन मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना। काजेज़ फिर हमने पढ़े थे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं माल न्यूट्रिशन के। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है फूड की तो भी माल न्यूट्रिशन होता है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये भी कारण है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान भी कारण है माल न्यूट्रिशन का। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किन किन फूड से मिलते हैं और हमें किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है कितनी मात्रा में। गरीबी भी इसका कारण है।
लोग पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, लोग इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखते, मतलब पर्यावरण की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। स्ट्रेस की जो कंडीशन है, स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गरीबी की वजह से भी हो, वजह से ही हो। स्ट्रेस में भी हम कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो ओवर न्यूट्रिशन भी माल न्यूट्रिशन का ही एक प्रकार है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, कैसे हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि हम तो पहले सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ को नाप के हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर ग्रोथ अच्छे से हो रही है इसका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। तो वेट और हाइट देख के बताया जा सकता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। सेकेंड है टेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डाइटरी इंटेक 24 आवर्स इनटेक्स। तो 24 घंटे की जो भी डाइटरी इंटेक है कि 24 घंटे में व्यक्ति ने क्या क्या खाया है, उसकी इंफॉर्मेशन लेके भी बच्चे या व्यक्ति के न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाया जा सकता है कि वो अपनी एज, अपनी हाइट, अपने वेट के हिसाब से प्रॉपर डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है। थर्ड है ऑब्जर्विंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ के कुछ लक्षण व्यक्ति के शरीर में हैं तो इसका मतलब उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, और अगर लक्षण नहीं है इन डिजीज़ के, इसका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, यहाँ पे हमने उसका समरी भी देख लिया। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।